जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भाविनी माया। कोसी इलाके का एक अहम जिला सहरसा जो कभी देश में मछली और मखाने के उत्पादन के लिए जाना जाता था, आज सहरसा गरीबी और भुखमरी का शिकार है। सहरसा से रोजाना हजारों की तादाद में लोग देश के अलग अलग हिस्सों में रोजगार की तलाश में जाते हैं। यहाँ से कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनको पलायन एक्सप्रेस कहा जाता है। नमस्कार, मैं राणा यशवंत सहरसा से आपका बिहार पर्व में स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी समस्या वो पलायन की है। कल को चुनाव है और एक भी आदमी अपने गांव में नहीं रहना चाह रहा क्योंकि घर में चूल्हा नहीं जलता है। मैं बहुत लोगों से संपर्क किया हूँ, 5 साल में एक बार मौका आता है, कम से कम आप चुनाव भर रह जाइए। वो हमको कहता है क्या आप मेरे घर के चूल्हे जलाएंगे? सहरसा जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं और पिछली बार जब 2010 में चुनाव हुए थे तो 2 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी। 1 सीट आरजेडी के हिस्से में और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। अगर जातीय समीकरण के आधार पर मैं सहरसा को आपको समझाना चाहूँ तो यह भी मधेपुरा की तरह यादव बहुल जिला है। इसके बाद ब्राह्मण और राजपूत बड़ी तादाद में है, लेकिन अति पिछड़ा और अति दलित की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी है। बिहार में विकास हुआ है कि रात के 12 बजे महिलाएं हमारी सड़क पर चलती हैं। बिजली के यहाँ समस्या जो थी दूर हो गई, 24 घंटा बिजली मिलने लगी है शहर को। स्कूल सब जितने भी हैं प्राइमरी से स्कूल सब चकाचक हैं। उसके बाद अस्पताल की स्थिति मिला जुला कर बहुत अच्छी है। तो हम चाहेंगे कि नीतीश जी को अगर फिर दोबारा अगर हम लोग वोट दें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। सहरसा शहर में अगर आप घूमेंगे तो आपको यह शहर लस्त पस्त अस्त व्यस्त और बहुत ही बेतरतीब सा लगेगा। कोई भी आदमी कहीं भी गाड़ी घुमा लेता है, जो बिजली के तार हैं उनके जाले यूं चलते रहते हैं। एक अजीब सी स्थिति है यहाँ शहर में, बहुत बीमार सा शहर आपको यह दिखेगा। बिहार के जितने भी शहरों से मैं गुजरा हूँ उसमें सबसे कमजोर, लाचार और बीमार सा शहर अगर कोई मैंने देखा है तो वो सहरसा है। आप कहीं से भी गुजरे बहुत तंगहाली है, लोगों के चेहरों पर भी, उनके जिस्म पर भी और शहर के भीतर भी बहुत तंगी है। अगर ये हालत यहाँ की है तो यहाँ के नेताओं के सिर जिम्मेदारी जरूर जानी चाहिए। अगर यहाँ के लोगों के भीतर गुस्सा है तो वो वाजिब सा है। हमको लगता है पूरे बिहार में समस्याओं का एकमात्र शहर सहरसा मेरा है। यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, कितना गिनावे आपको हम। यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ नेता है। क्विंटल के हिसाब से नेता है, किलो व मन के हिसाब से नहीं, क्विंटल के हिसाब से है। कोई आता है उद्घाटन करके चला जाता है, कोई आएगा शिलान्यास करके चला जाएगा, कोई आएगा भरोसा दे के चला जाएगा, कोई आएगा उम्मीद जता के चला जाएगा, कोई आशा दे के चला जाएगा। सबने सहरसा को ठगा है। एक तो कोसी मैया कभी हम लोगों को पनपने नहीं दी, रोटी है तो कपड़ा नहीं है, कपड़ा है तो मकान नहीं है। और एक नेता जो हम लोगों को कभी भावन से नहीं होने दिया। हम लोग ऐसे पड़े हुए हैं। यहाँ ओवर ब्रिज का जो है दिक्कत है। यहाँ पे जब भी 5 बार शिलान्यास हो चुका है, जब भी होता है हर एक आदमी आता बोलता है यहाँ जो ओवर ब्रिज का निर्माण हो जाएगा, मगर ऐसा सब जो भी आता सब बोल के जाता है, समझे सर। मगर ऐसा कोई ऐसा आदमी अभी तक नहीं हुआ, जो कोई भी ऐसा नेता भी नहीं है जो अभी तक ओवर ब्रिज का निर्माण करे। यहाँ की जो मूलभूत समस्या सहरसा में थोड़ा सा भी आज वर्षा हो जाए तो जल जमाव जो मेन जो सड़क है डीवी रोड, मैंने ठोड़ा पर पानी लग जाता है। ड्रेनेज पर कुछ नहीं हो पाया, यहाँ पर नहीं बिजली की समस्या पर कुछ हो पाया, न सड़क आप देख ही रहे हैं। आपके सामने जो सड़क है जो मेन रोड का चौड़ाई होना चाहिए तो वो नहीं हो पाया। हम लोग को मजदूरी नहीं मिलता। मजदूरी अगर मिलता तो हम लोग पंजाब नहीं जाते कमाने के लिए। जो भी नेता जीत के जाते हैं वो भी नेता यहाँ देखने के लिए पब्लिक को नहीं आते हैं। अगर 1-2 फैक्ट्री लगा देते तो हम लोग पंजाब थोड़े जाते कमाने के लिए। मैं रेल के तरफ आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री को कहना चाह रहा हूँ, रैक पॉइंट की स्थापना की जा रही है। भर दिन ट्रक जो है सो धूल झोंकते हुए चारों तरफ जो है
सुगंदगी फैलाते हुए जाता है। लोगों को जाने आने में बहुत तकलीफ होती है। कई बार हम लोग इस मुद्दा को उठाए हैं, लेकिन रेल मंत्रालय की तरफ से या रेल विभाग की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 25 साल पहले कहिए जिस तरह का सहरसा हमारा था वही तरह का सहरसा है। स्कूल कॉलेज का वही हालत है। ऑफिस में, हर ऑफिस में भ्रष्टाचार पर्याप्त मात्रा में है। दिक्कत तो बहुत सारी है। रोड का समस्या है, नाला का समस्या है, शिक्षा का अभाव है। अस्तर जमाने से आ रहा है, खराब पढ़ाई हो रही है, क्योंकि सब कोई महसूस करते हैं उसमें परिवर्तन लाएंगे और लाना होगा। पहले एक भी लड़की मोहनदन की नहीं पढ़ती थी, आज जत्था का जत्था पढ़ रही है। आज सहरसा ही एक ऐसी धरती है जहाँ की 1100 वोटर पर 1200 नेता हैं, जो कि विकास के सबसे बड़े बाधक हैं। यहाँ का मखान तो बाहर जाता है, कानपुर जाता है, दिल्ली जाता है, यहाँ से ही जाता है। अब खेती कम हो गई है। अब तो आधा हो गया। वजह क्या रही? वजह तो वही हो गया, अधिकारी जाने और मंत्री जाने, यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कोई। मैं 2-3 सालों से ये बीएन यूनिवर्सिटी में एमए के लिए भटक रहा हूँ और हमारे जैसे हजारों छात्र भटक रहे हैं। बीएड करने के लिए सोच रहा हूँ। बीएड के लिए यहाँ से हमेशा मारामारी रहती है। यहाँ कोई बीएड की व्यवस्था नहीं है। 3 कॉलेजों में, एमएलटी कॉलेज में 100, आरएम कॉलेज में 100, महिला कॉलेज में 100 और उसके बाद कोई नहीं। क्या इस सहरसा जिला में, मधेपुरा जिला में 300 आदमी ही बीएड करेंगे और लोगों की इच्छा नहीं है बीएड करने का? कोसी तटबंध का नहर है, उसमें कभी भी पानी नहीं रहता है। मखाना का खेती तो जहाँ होता था वहाँ पानी नहीं है। और मछली अब तो यहाँ आंध्रा से आता है, शहर में मछली नहीं है। आंध्रा की मछली, 7 दिन की मछली शहर में बिकता है। ये मत्स्यगंधा आप देखे होंगे। मत्स्यगंधा 1.5 किलोमीटर लंबी झील है। लोग अगर आते थे किसी के परिवार में तो कहते थे चलिए घूमने के लिए। उसमें स्टीमर कम से कम 30-40 स्टीमर था। लोग उस पर चढ़ के घूमते थे। झरना था उसमें। सरकारी पैसे का कैसे कीमा बनाया जाता है, इसकी जिंदा मिसाल है ये झील। किसानों से जमीन ली गई और 1.5 किलोमीटर लंबी झील तैयार की गई। इंसान ने तैयार किया, मानव निर्मित झील है और इसमें मछली पालन का काम हुआ करता था, इसलिए इसको मत्स्यगंधा झील कहते हैं। बेहद खूबसूरत झील। अगर तस्वीर आप देखें जब झील जिंदा थी तब की है। इसमें कई जगहों पर आपको ऊंची ऊंची मूर्तियां दिखेंगी, बड़े बड़े फव्वारे दिखेंगे और बहुत सारे बोट जो अब जंग खा चुकी हैं, अब वो किसी के लायक नहीं बची हैं। पूरी झील जो है आपको मरती हुई नजर आ रही होगी। करोड़ों खर्च किए गए झील को जिंदा करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी इसकी हालत जस की तैस है। यानी कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं, वो चाहे एमएलए हो या एमपी हो, उनको यहाँ के हालात और यहाँ के लोगों की बेहतरी से कितना मतलब होता है, इसको आप समझ सकते हैं। बिहार के सभी 38 जिलों की तरह सहरसा में भी चुनाव आयोग की तरफ से बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर आप देखेंगे। इन तमाम होर्डिंग्स पर अलग अलग नारे लिखे हुए हैं। मेरे पीछे जो होर्डिंग है इस पर लिखा हुआ है, मेरा वोट मेरा भविष्य। सहरसा के लोग आजादी के बाद से वोट तो देते रहे हैं, लेकिन भविष्य अंधेरे में रहा है और आज भी अंधेरे में है। वो तो अभी मोदी जी को देना, क्यों देंगे मोदी जी को? इसलिए कि बोला गया था जो यहाँ पर बिहार पैकेज के बारे में जो बहुत सारे पैसा के बारे में बोले हैं, तो जीतने के बाद ही देंगे ना। जो काम वो नीतीश कुमार किए हैं वह कोई नेता नहीं किए यहाँ से, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है हमको। जो विकास का जिसका एजेंडा आएगा, चुनाव हमारे अंतिम चरण में चुनाव है, जिसका विकास का एजेंडा दो ही के पास है ना, मोदी के पास है, नीतीश के पास है, तो हम तो मोदी को ही देंगे। दामाद चुनने का समय नहीं है, जनप्रतिनिधि चुनने का समय है। इसलिए हम लोग सही जनप्रतिनिधि का चयन करें और यहाँ की समस्याओं को वो मजबूती से विधानसभा में उठावे, इसके लिए हम लोग तैयारी में हैं। विकास तो अभी सिर्फ वही नरेंद्र मोदी ही का नाम ही चलता, वही करने वाला है, दूसरा कोई नहीं करेगा। हम लोग तो 25 साल से ठगते हुए आए हैं, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। व्यापारी का मैक्सिमम वोट जो है एनडीए की तरफ जाएगा, ये पक्का है। सहरसा सीट टूटी है, बीजेपी की सीट है, एनडीए का है, सहरसा सीट एनडीए ही लेगी। हम लोग विकास पुरुष मोदी के साथ। पप्पू यादव कोई असर नहीं? कोई ऐसा नहीं। आपको लगता है? जी लगता है पप्पू यादव का असर होगा। आपको? नहीं, कोई असर नहीं करेगा। नहीं होगा। आपको लगता है? जी नहीं, कोई असर नहीं होगा। बिहार में एक नेता हुआ करते थे, उनका नाम था लहटन चौधरी, जिनको बिहार का गांधी कहा जाता था।
लहटन चौधरी की कर्मभूमि सहरसा था और यहीं की महर्षि सीट से वो चुनाव लड़ा करते थे। महर्षि का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में इसलिए भी होता है क्योंकि यहीं आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ था। मंडन मिश्र महर्षि के थे और मीमांसा दर्शन के प्रकांड पंडित थे। जो 6 दर्शन होते हैं उन दर्शनों में एक है मीमांसा। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच लंबा शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन जब मंडन मिश्र की पत्नी भारती आ गईं और शंकराचार्य का उन्होंने सामना करना शुरू किया तो फिर शंकराचार्य के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया था। शंकराचार्य ने 1 महीने का वक्त लिया और 1 महीने के बाद कहा यह जाता है कि शंकराचार्य ने एक ऐसे राजा के शरीर में प्रवेश किया जो अभी अभी मरा था। उसके बाद उन्होंने भारती के सवालों का जवाब तलाशना शुरू किया और फिर लौटे। इसके बाद मंडन मिश्र और भारती शंकराचार्य के सामने हार गए। उसके बाद मंडन मिश्र ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। पुत्र विसर्जन माता, जय जय भैरवी असुर भयावनी। सहरसा का यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह शक्ति का रक्तकाली अवतार है और इस पीठ को रक्तकाली 64 योगिनी धाम कहते हैं। ये स्थल जो माँ के सामने है, ये पोस्टमार्टम घाट, लोग इसे लैब नदी कहते थे। लोग गाली के रूप में इसको प्रयोग करते थे। बाद में यह जो है TN लाल दास जिला पदाधिकारी महोदय की कृपा से यह स्थल यह पर्यटन स्थल में घोषित हुआ। दुर्गा के इस रूप के ठीक सामने रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति है और इस मंदिर की दूसरी तरफ एक मंदिर है जिसको आप कहते हैं कि वो मिस्र में जो पिरामिड हुआ करते थे तो पिरामिड नुमा मंदिर है। उस मंदिर के भीतर जो शक्ति का रूप स्थापित है उसको 64 योगिनी रूप कहते हैं। यानी कि यह धाम बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों के बीच में जो धार्मिक महात्म्य है इस मंदिर का वो बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ी तादाद में शक्ति के उपासक यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इस पीठ को लेकर के यहाँ की सरकार और यहाँ का प्रशासन दोनों लापरवाह रहे हैं, जिस वजह से इसको अगर चाहा जाता तो एक बेहतर धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सहरसा जिले में इस बार ऐसा लगता है कि यादव और यादव के साथ जो पिछड़ा तबका है वह महागठबंधन के पाले में यहाँ खड़ा है, लेकिन राजपूत और ब्राह्मण के साथ महादलित का एक बड़ा तबका NDA के पाले में आकर खड़ा हुआ दिखता है। इसलिए यहाँ इस बार चारों सीटों पर मुकाबला कांटे का है। फिर भी महागठबंधन की स्थिति इन चारों सीटों पर बेहतर आप मान सकते हैं। ये बिहार